awesome. ओके, अच्छे से खाना खा लिया सबने? ठीक है, मैं अब सत्र लेने वापस आ गई हूँ एंड नेक्स्ट सत्र पे चलते हैं। क्या सत्र है वो हम जी क्या सत्र है वो हमें एक्चुअली जब मैं बात करूंगी और आप ही मुझे बताएंगे कि सत्र क्या है। ठीक है आगे ओके सो हमारे सत्र के कुछ नॉर्म्स हैं। आपको पता है कि रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, हम अपनी धारणाओं को क्रिटिकली देखेंगे और हम सत्र में पूरी तरीके से और उत्साह से भाग लेंगे। ये हम कोई मुझे बताएगा कि बार बार हम सत्र के पहले ये नॉर्म्स पे चर्चा क्यों करते हैं? तब भी करते हैं जब हमें लगता है कि हम समय से पीछे जा रहे हैं, फिर भी हमें लगता है कि नहीं, नॉर्म्स तो सत्र के पहले बताना जरूरी है। तो आपको क्यों लगता है कि मैं बार बार हम लोग क्यों पूछते हैं कि नॉर्म्स क्या है सत्र के, रिपीट कीजिए, क्या सब फॉलो कर रहे थे? ऐसा क्यों होता है? बार एक सेकेंड सॉरी। चंद्रशेखर जी आप मुझे बताएंगे आपको क्यों लगता है कि हम नॉर्म्स बार बार क्यों रिवाइज? उद्देश्य राइज से है, सीएम राइज से है, नाम से ही है, तो उसके बारे में हम अधिक से अधिक जान सकें, वो हमारा माइंड वॉश हो सके। अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर जी कहते हैं ताकि हम सीएम राइज के बारे में वापस से बार बार दिमाग में वो रहेगा कि राइज के हम प्रिंसिपल्स हैं और हम वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। और मैं नेक्स्ट पूछती हूँ कि कोई इसमें अगर ऐड करना चाहता है? विनय कुमार दुबे जी। दुबे जी आपको क्यों लगता है कि हम नॉर्म्स को बार बार हर सत्र के पहले क्यों करते हैं? नॉर्म्स रिपीट करने से मैडम एक तो क्या है, जैसे कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करते हैं, इसी प्रकार नॉर्म्स को बार बार रिफ्रेश करेंगे। बिल्कुल सर ने आई थिंक एकदम पॉइंट पे बोला कि जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं, जब आपको लगता है कि कंप्यूटर अटक रहा है या कुछ भूल रहा है, तो वैसे ही हम नॉर्म्स को दोहराते हैं। लास्ट में लूंगी सुनीता मैम से। सुनीता मैम आपको क्यों लगता है कि हम नॉर्म्स क्यों बार बार दोहराते हैं? जिससे हम अपने उद्देश्य से भटक ना जाएं और उसी लाइन में लगे रहें। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू मैम। हम उद्देश्य से भटके ना और जो नॉर्म्स है हम वो फॉलो करें। कोई माइक दे सकते हैं? कॉलर माइक वाला। हाँ जी, आप बोलिए सर। कोई भी सिस्टम है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई ऑफिस हो, वहाँ नाम बहुत जरूरी है और नाम से ही उसका पहचान होगी। आप एक उदाहरण दे सकते हैं सर? हॉस्पिटल में नॉर्म्स किस प्रकार के होते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्या होता है फिर? हॉस्पिटल में रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे जाने पर हमें कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, हमें कौन सी बीमारी है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहते हैं? हॉस्पिटल में नॉर्म्स कौन से होते हैं मैम? एंड में मैम उदाहरण के लिए जैसे हॉस्पिटल में घुसते ही वहाँ बताया लिखा रहता है कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं तो शोरगुल से परेशान ना हो, इस तरह के नॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल, ताकि पेशेंट्स परेशान ना हो, वहाँ पे एक तरीका होता है। और कोई नॉर्म्स होते हैं हॉस्पिटल में? जी सर। जैसा मैडम ने बताया शांति, इसके अलावा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, पेशेंट और जो भी है धूम्रपान नहीं होना चाहिए। इस तरह के नॉर्म्स बनाए जाते हैं जिससे कि पेशेंट को या जो भी को चेक कराने आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। बिल्कुल, और ये हर तरीके के डॉक्टर्स कितने सारे होते हैं वहाँ, है ना? तो आप वहाँ जाते हैं, आप रिसीट दिखाते हैं, आपको बोला जाता है आप थोड़ी देर बैठिए, आप वेटिंग रूम में बैठिए, है ना? आपकी बारी आएगी, फिर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पहले अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, है ना? तो ये सब तरीके हैं। आपको याद होगा जब समन की स्टोरी बताई थी तो शिल नॉर्म्स होते हैं। क्या आप सबके घर में भी कुछ नॉर्म्स हैं?
जो अब ऐसा है कि आपके घर के सारे सदस्य अब फॉलो करते ही हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं पूछना चाहती हूँ किसी से, एसके गुप्ता सर। हर घर में नॉर्म्स होते हैं और एक नॉर्म्स क्या होता है, बड़ा मिलता जुलता नॉर्म्स है कि जो हम लोग अपने जो घर में हैं तो शूज वगैरह अपने घर में उतार के जाते हैं और स्कूल में भी उसी को फॉलो करते हैं। हम लोग सबसे स्कूल में जब रूम में एंट्रेंस करते हैं तो सब लोगों को रूम के बाहर नॉर्म्स होते हैं। ये पहला पैरामीटर्स है उसका। और मतलब कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़े छोटों को, ये अपना अपना अलग अलग नॉर्म्स है फैमिली का। स्कूल में भी प्राचार्य एक गाइडलाइन बनी होती तो उसको हर स्कूल अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। ये कोई और बताना चाहते हैं कि उनके घर में कोई ऐसा नॉर्म हो जो सब सदस्य फॉलो करते ही करते हैं? जी सर। घर के अंदर चप्पल जूते ना ले जाना, घर के बाहर ही रैक में रखना। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो लाइट हमारे यहाँ बंद करते हैं। हमारे यहाँ रसोई में बगैर नहाए खाना नहीं बनाते, मदर वगैरह का है तो सभी लोग हम लोग भी नहा के कुछ भी कोई काम होता है करते हैं। और अगर जैसे अलग अलग मंजिल पे हैं, बैल अलग है तो ऊपर से यदि कोई नीचे आएगा तो ऊपर के यदि कपड़े वगैरह दूर है उसको सब नीचे लाने की जिम्मेदारी उस जो ऊपर से कमरे पे नीचे आ रहा है। नीचे से यदि कोई जा रहा है ऊपर तो जीने का सामान रख दिया जाएगा। जो भी जब भी जाएगा जैसे भी लेते जाएगा तो उसी टाइम मैनेजमेंट में होता है। ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। घर में एक नॉर्म्स होता है, ये होता है कि लेट नाइट घर पर कोई नहीं आएगा। एक टाइम फिक्स है, उसी टाइमिंग में सभी को आना है। तो साथ में खाना खाने का भी नॉर्म्स होता है। ठीक है सर, थैंक यू। या होने चाहिए, होते हैं। तो कौन से नॉर्म्स हैं जो आपने अधिकतर कक्षाओं में देखे हैं? अधिकतर कक्षाओं में प्रकाश पालीवाल सर। कक्षा के नॉर्म्स ये है कि कक्षा जो है जो उसमें साफ सफाई रहे, कक्षा में जो भी विद्यार्थी। ठीक है, थैंक यू। क्यों होने चाहिए? राजेंद्र बोस सर। नॉर्म्स होंगे तो सारे काम समय पर होंगे और नियमानुसार करें। बहुत ही एकदम ऑन पॉइंट जवाब सर ने बोला कि सभी काम टाइम पे होंगे, है ना। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और नियमानुसार होंगे। सो आज का हमारा सत्र है क्लासरूम नॉर्म्स एंड रूटीन्स। हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, सच में बहुत छोटी सी, कुछ 40 सेकंड की है। प्लीज सब अपना अपना टाइम का वेट करेंगे प्लीज। केसी मालविया जी। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, इसलिए बच्चे टीचर्स की सुन ही नहीं रहे थे। अब ऐसी स्थिति में वहाँ एक अच्छा टीचिंग माहौल बना पाना की तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि नाम्स होने जरूरी है, नहीं है, नाम्स होंगे तो ऐसी स्थिति होगी जैसे इस वीडियो में दिख रही है। कभी इस प्रकार दिखी थी? नहीं, एकदम ऑनेस्टली बताएंगे। मेरी कक्षा तो बहुत बार दिखी थी ऐसी।
तो जिनकी कक्षा ऐसी दिखी थी वो हाथ खड़ा करें ऑनेस्टली, और जिनकी कभी भी ऐसी कक्षा नहीं दिखी वो भी हाथ खड़े करें। ओके, थैंक यू। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि वो इसलिए था क्योंकि बहुत अच्छे से नॉर्म्स सेट थे, या उसके रीजन कुछ और थे। कई बार जब विद्यार्थी शिक्षक से बहुत ज्यादा डरते हैं तो भी एक शांत माहौल होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो सकारात्मक तरीके से बिहेवियर दिख रहा है हमें। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सोचें कि वो एग्जैक्टली क्लास में ऐसा होता क्यों था। तो इस क्लास में कुछ मिसिंग था, ये हमने बात कर ली। मालवीय सर ने बोला कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। क्या मिसिंग था? नॉर्म्स। बच्चों को क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें ऑन टास्क रहना है, उन्हें क्या करना है। आपने टीचर की बॉडी लैंग्वेज और टीचर को देखा? टीचर आपको कैसे दिख रही थी? परेशान, हताश, एक ही जगह खड़ी थी, क्लास को मूवमेंट करके कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल परेशान थी, हताश थी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत हेल्पलेस थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था आफ्टर अ पॉइंट कि मैं क्या करूं, कि ये कैसे कंट्रोल होगा। जी वेद प्रकाश जी। तो एक स्टूडेंट को उसने समझाने की भी कोशिश करी तो भी उसने बात को ओपन नहीं करी। जी, ज्यादा फ्रेंडली भी हो सकती है। आपको लगता है ज्यादा फ्रेंडली हो सकती है, पर वीडियो देख के लग रहा था कि वो फ्रेंडली है या मतलब इट्स ओके, बिकॉज हमें आगे पीछे का नहीं पता है। सो सर देवेंद्र सर एक इन्फ्रेंस लगा रहे हैं कि शायद वो एक बैलेंस नहीं कर पा रही थी वार्म और स्टर्न होने में, तो शायद ओवर फ्रेंडली थी, शायद बच्चों तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, राइट? यदि ये आपकी कक्षा होती और ऐसा ही दिखती तो आप इस परिस्थिति को कैसे संभालते? आइसक्रीम स्टिक्स यूज करूंगी मैं। जितेंद्र सिंह सर। एक्चुअली जो सामने दिखाई दे रहा था वो उसकी तैयारी पहले से नहीं थी, तो ये एक दिन में तो हो नहीं सकता। वैसे मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि मैं तो डरा के कंट्रोल करता था। ये हुआ होता था वास्तव में, जब मैं शुरू के अर्ली ईयर्स में पढ़ाता था तो मैं तो मेरे डर की वजह से बच्चे शांत बैठे रहते थे। ऐसा कियोस्क तो मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से वो वन वे ही होगा टीचिंग इस तरह का। लेकिन ये इसके लिए कंट्रोल करने के लिए है कि थोड़े धीरे धीरे प्रयास करने पड़ेंगे। और एक्चुअल लर्निंग मतलब सही लाइन में लर्निंग तो तभी होगी जब एक कंफर्टेबल माहौल बने, टीचर को सुन सकें। मैं थोड़ा समय देता बच्चों को और धीरे धीरे 2-4-6 दिन में उनको कंट्रोल करके उनकी काउंसलिंग करके इस दिशा में लेके आता कि वो टीचर की भी बात सुने, और मैं फिर उनको मौका देता कि भाई अब आप बोलिए, मैं आपको सुनता हूँ। इस तरह से। एक मिनट हम सर ऐसी क्लास में तात्कालिक ये हो सकता है कि जैसे ही हम क्लास में पहुंचते हैं और ये भीड़ भाड़ और सब कुछ मतलब इस तरह से अनडिसिप्लिन सब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये करेंगे सबसे पहले उनको एक कोई अच्छा सा ताली बजाने का या कुछ जोक सुनाने का, कुछ ऐसा डांसिंग करने का, कुछ ऐसा उनको अवसर देंगे जिससे क्लास में ड्रॉप साइलेंस हो जाएगी, फिर अपनी बात अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं एक्शन पॉइंट के तौर पे देखूं तो सर ने कहा कि सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेंगे, है ना? तो जैसे हम कई बार ताली बजाते हैं, है ना, आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए सर ने कहा ये उनका एक्शन पॉइंट 1 होगा। आगे बढ़ते हैं कि और क्या एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो यदि हम कुछ बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। हम देखते हैं स्टाफ में भी यदि कोई हमारी बात बार बार नहीं मानता तो हम थोड़ा सा उसे उपेक्षित कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। अपने रूटीन वाले में सीएम राइज में नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तुम शोर बचाओ, मैं अपने ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने से होगा नहीं, आंखों की इंद्रिय से ही काम होगा। और मैं वहां पर फिर लिखूंगा, आइए हम सब कोई कंपटीशन करते हैं। नंबर 1 शोर मचाने का, नंबर 2 गाने का, नंबर 3 कविता का, नंबर 4 चुटकुले का, नंबर 5 खेल का, नंबर 6 कोई ट्रिकी गेम का। यदि भाग लेना हो चाहते हो तो आप शांत हो जाओ, हर एक को मौका मिलेगा।
शायद उससे कंट्रोल होती है। एक्सीलेंट, ये बहुत क्रिएटिव वेज निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सर, हमने साझा कर लिया है। क्लासरूम नॉर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? कोई गेस करना चाहेगा या अपनी परिभाषा में शेयर करना चाहेगा कि आपके हिसाब से नॉर्म्स होते क्या हैं? मैं चाहूंगी संध्या बोरा मैम। पढ़ना है तो वहाँ वो क्रिएट हो जाए, तो वहाँ बच्चे से भी डिसिप्लिन से उस टीचर की बात को सुनते रहे। इस टाइप के नॉर्म्स वहाँ रखने पड़ेंगे। तो अपने को जो डिसिप्लिन बच्चों में किस तरीके से आना चाहिए, कहाँ उन्हें चुप रहना चाहिए, जब टीचर पढ़ा रहा है तो बिल्कुल नहीं बोलना है। उसके बाद वो अपनी जिज्ञासा या अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट में करेंगे कि बेटा ये चीज़ें आपको आज ये चीज़ों को करना है और हम इसके द्वारा ये काम करेंगे, ताकि उन्हें बोलने का भी वक्त मिले और टीचर भी अपनी बात को पूरा कर सके। बिल्कुल, तो मैम के 2 पॉइंट्स मैं देख पा रही हूँ कि एक तो डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लासरूम्स में लिख दिए जाए या टीचर्स के द्वारा बता दिया जाए कि आप मस्ती भी करें, एंजॉय भी करें, लेकिन कुछ ऐसे आचरण में आपको लाना पड़ेगा कि कम से कम टीचर के आने के बाद अगर टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको उधर ध्यान देना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन भी रहे और जो टास्क है वो भी पूरा। बिल्कुल, तो कोड ऑफ कंडक्ट कोई इसमें वॉलंटरली में कक्षा के भीतर स्थापित किए जाने वाले कुछ मापदंड होते हैं जिससे हमारा शिक्षण अधिगम बेहतर ढंग से संचालित हो सके। हम स्थापित करते हैं कि टीचर होता है, वो टीच करता है, बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन पूछना, जब एक व्यक्ति बोल रहा हो, एक पूछ रहा हो, उत्तर दे रहा हो, तो दूसरे को इंटरप्ट कब करना है कि नहीं करना है। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो नॉर्म्स हैं, और निश्चित रूप से यदि नॉर्म्स नहीं है तो क्लास के भीतर शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सकता। मैडम मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जी सर। क्लास टीचिंग में जो नॉर्म्स की बात हो रही थी और सर जो कर रहे थे, उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम जनरली इसके एज ग्रुप अलग अलग देखते हुए जो एग्जाम्पल बता रहा था और जो हायर लेवल जो जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं और जो बहुत से लोगों ने हाथ ऊंचा किए थे, वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही थी, उसके पीछे लॉजिक ये है। तो वो जो टीचर्स होते हैं या विषयवार टीचर होते हैं वो क्लास में जाते हैं, और क्लास में जाते थे कुछ टीचर जो होते हैं उनकी क्लासेस में बच्चे बहुत साथ रहते हैं, उसके टीचर्स की बात करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये वन वे हम लोग बात कर रहे थे कि टीचर बच्चे मेंटेन करें, एक्चुअली ये 2 वे होता है। वो क्या होता है, बच्चे जब टीचर स्कूल में जाता है तो जनरली क्लास टीचिंग जाता है तो प्रिपेयर होके नहीं जाता। एक चीज उसको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहती, टाइम पास होता है कि कितने जल्दी मेरा 40 मिनट का पीरियड हो, तो लोग ये रूटीन में वो अपना लेता है। ये एक दिन की बात नहीं होती, तो जनरली फिर लोग उसको उस टीचर को मतलब डिनाई करते रहते हैं, उस टीचर का ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और इधर सोते भी रहते हैं लोग, झगड़ते भी रहते हैं, ये स्थिति क्रिएट होती रहती है। तो और एक टीचर जो जाता है बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाता है तो उसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है और सब्जेक्ट भी परफेक्ट होता है। तो ये टीचर बड़े क्लासेस बड़े प्लान रहेंगे, बच्चों को हमेशा पता है कि उनके पास टास्क होगा, उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। हरीश सर, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? दो बड़ी बातें, लर्निंग आउटकम्स। टीचर जैसे क्लास में जाता है उसका एंथुजियाज्म, उसकी ऑनेस्टी और जो सब्जेक्ट पे कमांड, नंबर 1 वो डिस्प्ले, और वो एक्टिविटी जैसे एंटर करता है बच्चों का अट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि पूरा फोकस बच्चों का उन पे हो, और वो 2 वे एंट्री, जैसे गुप्ता सर ने बताया 2 वे एंट्री हो, तो इमीडिएटली बच्चों का इंटरेक्शन वहां से आना स्टार्ट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। जो हम क्लास डिसिप्लिन को बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा क्लास का, आपका हर लास्ट का बच्चा जो अगर वीकर भी है तो उसको समझ में आ गया, दैट इज द आउटकम ऑफ अ गुड टीचर, कि वो आखिरी बच्चे तक को हम अच्छे तरीके से पढ़ा सके, समझा सके। तो उसका क्लासरूम मैनेजमेंट भी चाहिए कि वो मैनेजमेंट ऐसा हो कि हर बच्चे तक उसकी पकड़ होगी, क्या वो कौन सा शब्द लिख रहा है, उसके एक पेन के चलने से पता लगेगा कि ही इज राइटिंग W और B, वहां तक उसकी पकड़ होना चाहिए, हर एक बच्चे पे फोकस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, बोर्ड डिस्प्ले एंड क्लासरूम डिसिप्लिन, दैट्स ऑल।
थैंक यू सर। सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। मेरे आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ऑल्सो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ विनय आलेख से। विनय और आलेख वो स्पेशली भोपाल आए हैं इस मीटिंग के लिए, तो सब उनको एक हाय कहते हैं। हाय विनय। हाँ जी विनय। सो थैंक यू सो मच। नॉर्म के बारे में सुनते हुए मैं, क्योंकि मैंने स्कूल का जो एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद भी वो एक्सपीरियंस को याद कर पा रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जब टीचर क्लास में एंटर करे तभी शोर मचाएं या तभी आउट ऑफ कंट्रोल हो। वो ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेके या किसी एक्टिविटी को लेके। तो जो मैंने देखा है, जिस तरह के टीचर्स की बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो इस तरह से होती है। कुछ टीचर्स 3 ताली बजाने का उपयोग करते हैं। 3 ताली बजाते ही वहाँ नॉर्म का उपयोग होता है कि नॉर्म क्या है। नॉर्म ये है जो कि म्यूचुअली एग्रीड एक टर्म है, जिसमें बच्चे और टीचर दोनों मिलकर एग्री करते हैं कि जब ये निशाना होगा, जब ये संकेत होगा, तब हम ये पर्टिकुलर बिहेव करेंगे। अगर ये इशारा होगा तो हम क्लास से बाहर चले जाएंगे। वहाँ पे उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, बस वो इशारा करने की होती है। तो जस्ट मैं नॉर्म को यहाँ पे डिफाइन करना चाहता था। थैंक यू। एक्सप्लेन विनय, थैंक यू सो मच। इसी में मैं ये स्लाइड बाद में आ रही थी, बट बिकॉज विनय क्लासरूम्स ये स्पेशली है जूनियर क्लासेस के लिए। तो आपका इसको हम यूजुअली स्टार पोस्टर बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सिट अप स्ट्रेट, ट्रैक स्पीकर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, रेज हैंड टू स्पीक। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको आप उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हो कि ये आपके नॉर्म्स हैं एंड आप रोज रिपीट करते हैं एंड दिस इज हाउ एक नॉर्म सेट होता है क्लास में। जैसे विनय ने कहा कि म्यूचुअली डिसाइड होते हुए साइंस हैं। तो आप देख सकते हैं वाटर के लिए 1 है, वॉशरूम के लिए 2 है, टू स्पीक हैंड रेज हो रहा है, वर्क डन के लिए थम्स अप है, वर्क नॉट डन के लिए थम्स डाउन है। सो बिना ही बोले ये नॉर्म्स हैं। अगर म्यूचुअली विद्यार्थी को और शिक्षक को पता है कि ये साइंस है तो रोज रोज डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। जैसे शुरू में जब मैंने क्लास पढ़ाना शुरू किया था, सबसे ज्यादा जो मैं डिस्टर्ब होती थी वो था जब बच्चे वॉशरूम जाना चाहते थे और मुझे नहीं समझ आता था। एंड कई बार मैं टीचिंग में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती थी कि मैंने 1-2 बार उन्हें मना भी किया है कि नहीं अभी बैठ जाओ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि कई बार हम इतने ज्यादा वो होता है कि यार नहीं अभी नहीं जाना, या बहुत बार टीचर्स को लगता है कि ये तो बस ऐसी डिस्ट्रैक्टेड है तो ये बोल रहे हैं। और क्योंकि स्पेशली अगर वो टीचर के लेसन में इंटरप्ट हो जाता है तो आप एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है कि नहीं बैठ जाओ। बट अगर बच्चा सिर्फ साइन कर रहा है, उसको सिर्फ साइन दिखाना है कि वॉशरूम जाना है एंड द टीचर कैन आल्सो जस्ट शो अ साइन, इट्स जस्ट मच इजियर, आपका लेसन भी अफेक्ट नहीं होगा। शिक्षक अपनी कक्षाओं में किन नॉर्म्स को लागू कर सकते हैं? कोई थोड़े से एग्जाम्पल दे सकता है? एक थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखा दिया क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड था विद व्हाट विनय सेड। कोई और बता सकता है कि और किस तरीके के नॉर्म्स आप अपनी कक्षा में स्थापित करना चाहेंगे? रविंद्र सर। 1 बजे लंच ब्रेक होना है, वो 1:20 का हो रहा है रेगुलर। आप अन्यथा मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, मतलब ऐसे ना सोचा कि हाथ से बोल रहा एंड होना है 5 बजे 5:25 पे हो रहा है। तो क्लास टीचर में क्या होता है कि टीचर का टाइम है 11 से 11:40। कई टीचरों को कोई सिस्टम ही नहीं रहता, 11:55 कर लेंगे, अगला टीचर 15 मिनट खड़ा रहेगा। तो ये नॉर्म भी फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, एंड आप बिल्कुल बोल रहे हैं। जैसे आप ये जो हमारे लिए ग्रुप है वो एक नया ग्रुप है और हमारे पास सिर्फ 5 दिन होती, तो आई एम श्योर कि हम 2 हफ्तों में शायद ये एड्रेस कर सकते थे और ये हो जाता है। शुरू में हर टीचर को टाइम लगेगा एक टाइम सेट करने में। मॉर्निंग मीटिंग पहले ही दिन पे 15 मिनट में खत्म नहीं होगी। इसमें आपको टाइम देना है, लगेगा वक्त कि किस चीज को मुझे ज्यादा समय देना है, किसको कम देना है। बच्चे समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टाइम मैनेज हो जाएगा। बट नॉनदलेस रविंद्र सर बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड टाइम मैनेजमेंट
एंगेजमेंट के लिए ही नॉर्म्स होते हैं, ताकि लर्निंग का टाइम लूज ना हो। एंड मैं अश्विनी सर ने भी पहले कहा था, एंड आई थिंक हरीश सर ने भी कहा था, एकदम नॉर्म्स सेट करने को एकदम उन्होंने जोड़ दिया लर्निंग आउटकम से, विच इज फैंटास्टिक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लास में आप जो भी सेट कर रहे हो वो किसके लिए है, ताकि बच्चे की लर्निंग आउटकम्स पे हम ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कर सकें, राइट? और कोई बोलना चाहेगा? मैडम मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। एक सेक्शन इस पर वो जो सर बोल रहे थे, हम जो लेटेस्ट अभी विजिट किए थे यहाँ दिल्ली, एड्रेस कर रहे थे कि टीचर्स अपने टाइम पे ध्यान देता, 45 मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट हो जाता है, दूसरा टीचर आता है, वेट करता है, उसका पीरियड रहता। तो उन लोगों ने क्या किया था, हमारे यहाँ बोले घंटी बेल नहीं बजती, और हम हर कमरे में घड़ी लगाए हुए हैं, उसको हर कमरे में वॉच लगाए हुए, टीचर देख लेता है कि उसके इतना टाइम हो गया, वो चले जाता है। उन्होंने उसका अल्टरनेट बताया हुआ था वहाँ पे, इतना ही होगा। जी सर। जैसे अभी इस दौरान में जहां हम बैठे हैं, यहाँ हमने एक नाम सेट किया कि आप कोई रिस्पांस लेना चाहते हैं तो 5-7 हाथ उठते हैं, तो आपने यूज किया कि आइसक्रीम स्टिक आप उठाएंगे तो उसका यूज करेंगे, नाम सेट कर दिया। इसी तरह से क्लासरूम में यदि बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपको एक नाम सेट करना पड़ेगा कि बच्चे का रिस्पॉन्स भी ले लिया जाए और सारे बच्चे किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल भी हो। एक बच्चे को पीछे वाले को हमने पूछा तो आगे वाले ने भी हाथ उठाया, तो उसको भी हम किसी दूसरी एक्टिविटी में शामिल कर दें, जिससे सबका पार्टिसिपेशन। You may basically prepared to learn, okay? So उन्होंने उस चीज को, अब come to class prepared to learn, एक बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट हो सकता है हर बच्चे के लिए कि कैसे आना है मुझे क्लास प्रिपेयर्ड, है ना? तो उन्होंने उस स्टेप्स को तोड़ दिया है। अराइव ऑन टाइम, सबसे पहले आप टाइम पे आएंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे बिफोर क्लास बिगिंस, हैव मटेरियल्स रेडी बिफोर क्लास बिगिंस। जैसे सर ने कहा, आपका स्टेशनरी, कॉपी, पेन जो भी है आप रेडी रखेंगे। सिट इन योर असाइंड सीट, जो आपका ग्रुप या आपकी सीट असाइंड है आप वहां बैठिए। बी साइलेंट एंड एंगेज्ड व्हेन क्लास बिगिंस। सो आप वैसे शांत रहिए, बट जैसी क्लास शुरू होती है आप इंगेजमेंट करना शुरू करें, आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। कंटिन्यू से। सेकेंड साइड, पहले उन्होंने एकेडमिक के नॉर्म्स बताए, है ना? अब ये है वैल्यूज के ऊपर है, तो उन्होंने कहा रिस्पेक्ट अदर्स एंड क्लासरूम स्पेस। तो आप क्लासरूम को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने साथियों को, और उसको भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। सो रिस्पेक्ट कैसी दिखती है वो एग्जैक्टली डिफाइन किया गया है इनमें, है ना? कि आप दूसरों की सुनेंगे जब वो बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इस्टेब्लिश करने का। बी नाइस और न्यूट्रल टू एवरीवन, ठीक है? सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखें। स्वेरिंग, टॉकिंग बैक एंड बुलिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, राइट? तो ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं कि किसी अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है, किसी को बुली नहीं करना है,
ठीक है, परेशान नहीं करना है किसी को, कोई अटैक नहीं करना, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करने हैं। क्लीन अप पर्सनल एरिया एंड रिटर्न मटेरियल्स आफ्टर क्लास। सो आप अपना पर्सनल एरिया का ध्यान रखेंगे और जब भी फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टेशनरी टीचर उनको देती है तो आप वो मटेरियल सही कंडीशन में उसको वापस करेंगे आफ्टर क्लास। ओके अभिषेक। थर्ड है बी एंगेज। नाउ दिस इज अबाउट पार्टिसिपेशन, कि आप क्लास में कैसे इंगेज रहे लेसन से, उसको भी ब्रेक डाउन किया है। डिस्कशंस और एक्टिविटीज में आप भागीदारी लें। पर्सनल टेक्नोलॉजी टर्न ऑफ हो जानी चाहिए। तो जैसे ये बाहर की कक्षा का एग्जाम्पल है, तो बाहर वहाँ पे टैब्स मोबाइल्स यूज होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है उसको आप क्लास शुरू होने से पहले स्विच ऑफ कर देंगे। रिफ्रेन फ्रॉम साइड कॉन्वर्जेशंस, ये बहुत होता है क्लासरूम्स में, है ना, जब भी कोई चर्चा शुरू होती है बहुत सारी साइड कॉन्वर्जेशंस आपस में शुरू हो जाती है, जो कि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि होल ग्रुप डिस्कशंस हो, बट वो साइड कॉन्वर्जेशंस जब हो जाती है तो वो पर्पस फिर मीट नहीं हो पाता है। एंड स्टे ऑन टास्क, तो जो आपको टास्क, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। ठीक, इंटेग्रिटी। हम जैसे ऑनेस्टी की बात करते हैं, बच्चों के लिए ये स्टेप्स ब्रेक डाउन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़े बच्चों को या अडल्ट्स को फिर भी बोल सकते हैं कि रिस्पेक्ट से बात कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, आपको पता है ऑनेस्टी क्या होती है, बट ये बच्चे के लिए वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि ऑनेस्टी मतलब अपना काम खुद करें, कॉपी नहीं करना है, सिर्फ टेपा नहीं मारना है ना, टेल द ट्रूथ, जो भी अगर कभी गलती हो गई है या कुछ भी हो गया है, बी ऑनेस्ट, seek to find the truth rather than blindly protecting your position। तो कभी अगर गलती हो गई है या कोई दो लड़ाई हो गई है तो सिर्फ ये नहीं कि कई बार हम सिर्फ अपने डिफेंस में रहते हैं, वो नहीं करना है। सच्चाई क्या थी, दूसरा साइड क्या था, वो भी पता करने की कोशिश करें। एंड यूज सॉलिड सोर्सेज, तो जिन पे आप निर्भर कर सकते हैं, सोर्सेज पे आप उन पे डिपेंड कर सकते हैं, वो सोर्सेज को आप यूज करें। ठीक है, बस बोला है दैट टीचर ने अपने तरफ से नॉर्म्स बता दिए। अब लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, है ना, वो टीचर स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आप कोई नॉर्म्स इंक्लूड करना चाहते हैं क्लासरूम में, क्या ऐसी चीजें जो मैंने इंक्लूड नहीं किया आप करना चाहते हैं। सो लेट्स ऑल कम टू अ कंसेंसस एंड अग्री करते हैं नॉर्म्स पे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और एक तरीका जो है अक्सर क्लासरूम में करने का, प्लेज साइन होता है। बहुत बार एक चार्ट बनता है नॉर्म्स का और बच्चे नीचे उस पे साइन कर देते हैं। अभिषेक वीडियो बंद करके कैन वी जस्ट मूव टू द स्लाइड्स। ये एक एग्जाम्पल है जो हम वरिष्ठ कक्षाओं में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद उनको इतना ब्रेकडाउन स्टेप्स की जरूरत नहीं है, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। ओके, सो नॉर्म्स के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, वो है रूटीन्स। रूटीन्स क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? चेतु सिंह सर। होमवर्क चेक करना, बच्चों को क्लास वर्क देना, ये डेली क्लास का एक रूटीन है जिसको अध्यापन के दौरान करना होता है। बिल्कुल मनोज मामा, मैं अभी डेफिनेशन करने वाले, आप मेरे लिए पढ़ेंगे प्लीज। जी, नॉर्म्स का पढ़ेंगे प्लीज। नॉर्म्स होते हैं नियम की
नॉर्म्स होते हैं नियम की तरह जिनका पालन सबको करना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी सुरक्षित समाविष्ट महसूस करे और विद्यार्थी इससे सकारात्मक व्यवहार भी सीखेंगे जो कि जीवन कौशल भी होते हैं। जबकि रूटीन होती है ऐसी प्रक्रियाएं जिन्हें रोज ही रिपीट किया जाता है जिससे विद्यार्थी अनुशासन प्रबंध सीखते हैं और यह शिक्षक को समय बचाने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर रूटीन मैं पूछना चाहती हूँ सुनीता मैम से। सुनीता मैम, आपको क्या लगता है कि नॉर्म्स और रूटीन्स में हमने अंतर तो देख लिया, पर जो उन दोनों का लक्ष्य है क्या वो सेम है? और अगर वो सेम है तो वो क्या है लक्ष्य दोनों का? नहीं, तो इन दोनों का लक्ष्य क्या है? नॉर्म्स और रूटीन्स जब स्थापित हो जाते हैं क्लास में, हम क्यों स्थापित कर रहे हैं दोनों को? इनका बिग गोल क्या है? उसका उद्देश्य पूर्ण करना। हाँ, क्या उद्देश्य? बिल्कुल बिल्कुल एकेडमिक है, खेल है तो खेल के नॉर्म्स है, उसके रूटीन है। ठीक है, कोई ऐड करना चाहता है सुनीता मैम के जो उन्होंने शेयर किया उसमें? अलीना जी बिल्कुल, किसी भी तो किस तरीके के उसके लिए जरूरी है? आपने कहा किसी भी काम के, किसी भी कार्य के। क्लास है अगर कक्षा में है तो कक्षा के जो नॉर्म्स बने हुए हैं और जो रूटीन्स है तो कक्षा का सुचारू संचालन तभी हो सकता है जब उनका फॉलो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और ऐड करना चाहता है? कुछ एक दो पॉइंट्स में ढूंढ रही हूँ। ये क्लास का एक कल्चर मेंटेन करने का भी एक तरीका है ये कि हम क्लास में एक संस्कृति, जैसे स्कूल की बात कर रहे हैं हम, कि स्कूल में होना चाहिए तो वैसा ही क्लास में भी होना चाहिए, ताकि संस्कृति बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्लास में ऐसा हो। ये बेटा को ये दिखेगा, मतलब बच्चों के एक्शन में, बच्चों के स्वभाव में। एक जो बिग पॉइंट जो मैं ढूंढ रही थी, स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट वो जरूरी है। जो नॉर्म्स और रूटीन है दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट पड़ना है वो स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट पे पड़ेगा कि हमारा क्लासरूम किस प्रकार से संचालित किया जाए। तो ये नॉर्म्स और रूटीन दोनों को साथ लेके चलना। एक्सीलेंट सर। तो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर कल्चर हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, एंड सर आप बोलना चाहते हैं थर्ड बिग गोल क्या हो सकता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। बिल्कुल, लर्निंग की बात कर रहे हैं? जस्ट लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम, एक्सीलेंट। तो फाइनल जो सबसे बड़ा गोल वो है कि इवेंचुअली किसको कुछ वर्ष फॉलो करने के बाद नॉर्म्स रूटीन को ढल जाता है, वो अपने घर में जाता है, घर में उससे और लोग सीखते हैं, परिवार जब भी सीखते हैं तो पूरी कम्युनिटी का कल्चर भी वो प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक बात मिसिंग। जी जी बिल्कुल। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि रूटीन के भीतर नॉर्म्स होते हैं। यदि मध्याह्न भोजन में जाना है, बच्चे को हाथ साफ करके जाना है, लाइन में जाना है और निर्धारित सीट पे भोजन करना है, ये रूटीन जो होता है, रूटीन को सही ढंग से फॉलो करने के लिए, सफल बनाने के लिए नॉर्म्स बहुत जरूरी। बिल्कुल सर। वही मैडम उसमें ये है कि अगर नॉर्म्स सही रहेंगे तो रूटीन अच्छे से चलेगा, और अगर रूटीन अगर आपको सही चलाना है तो नॉर्म्स के आधार पे चलेगा। एंड रूटीन्स होने का बड़ा लक्ष्य है पॉजिटिव कल्चर, स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट, फैसिलिटेट हाई टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट। सो थैंक यू, आप सबने तीनों गोल्स खुद आइडेंटिफाई कर लिए। रूटीन की कुछ तो अगर आपकी 50 विद्यार्थियों की कक्षा है, टीचर खुद रोज नहीं कर सकती वो, तो वो क्या रूटीन सेट कर सकते हैं ताकि बच्चे ये खुद कर लें इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट क्रिएटिंग केओस। टीम वर्क करना, ये बोलना बहुत आसान है कि बच्चों चलो टीम वर्क में काम करेंगे या टीम में काम करेंगे, वो उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्टेप्स आपको उनको डिफाइन करने पड़ेंगे कि टीम में काम करने का मतलब क्या होता है, क्लास के भीतर ट्रांजिशन। सो क्या करना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। ये जो एक दूसरा पहलू है रूटीन्स का, और उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वर्बल बिहेवियर, मौखिक व्यवहार।
आप उनको बताएंगे कि अगर कोई रूटीन बन रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइन बनाना, तो उन्हें कैसे बनाना है, चुपचाप से बनाना है, धीरे से जाना है, कोई ऐसी रूटीन है जिसमें उनको जोर से चिल्ला के कोई जवाब देना है, ये आप उनको अच्छे से स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि ये आप करेंगे। बॉडी मूवमेंट, जब वो लाइन बना के चल रहे हैं तो कैसे चलेंगे, हम बोलते हैं ना वॉक स्ट्रेट, हैंड्स बाय योर साइड, सो इस तरीके से। भागीदारी, पार्टिसिपेशन, अगर आप उनको टीम वर्क बता रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, हम अभी आपके साथ बोलते हैं कि आप थिंक पैड शेयर करें, अपने पार्टनर से करें, या फिर अपने ग्रुप के साथ करें, या फिर अकेले चिंतन करें। तो ये चीजें भी कंपोनेंट है जो आप उनको स्पष्ट तरीके से बताएंगे। समय देना, जैसे रविंद्र सर ने बोला था और बाकी सर ने भी बोला है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि बच्चे, अगर आप उनको दुनिया भर का टाइम दो, वो एक लाइन बनाने में भी 1 घंटा लगा सकते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। कॉपी निकालने में भी वो आराम से 10-15 मिनट निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको उन्हें टाइम बताना है कि ऐसे लाइन बनाई जाएगी, हाथ साइड पे रखे जाएंगे और आप 2 मिनट में ये लाइन तैयार हो जानी चाहिए। सो ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्शंस में आने चाहिए। सुस्पष्ट निर्देश दें, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। निर्देश 3 चरणों से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 स्टेप्स, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो सकता है बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो, उनको समझ ना आए। इन 3 चरणों में निर्देश देने के चारों अवयव शामिल होने चाहिए। तो जो 4 कंपोनेंट्स की जो मैंने बात की, आपका वर्बल बिहेवियर था, और क्या था, बॉडी मूवमेंट और पार्टिसिपेशन, और लास्ट टाइम। एक्सीलेंट। अक्षय को वीडियो वो कर दो, वो वीडियो पीछे हो गई है। वीडियो, हम सब इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से। शुरू से चला।
वीडियो देखी? क्या हो रहा था वीडियो में? बच्चे बेंच जो है लगा कर जा रहे थे। जी बिल्कुल, एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया। सभी एक एक बच्चे को दे रही थी। क्या उनमें वो 4 कंपोनेंट्स थे जिनकी हमने बात की? हाँ, वर्बल, बॉडी मूवमेंट, बिल्कुल था कि जैसे बच्चे उठ रहे हैं कैसे हाथ बांध कर पीछे जाना है, बच्चों को अपने जो भी सामान है उनका चेयर है उसको प्रॉपर रख के जाना है, फैला कर नहीं जाना है और 1 बाय 1 उठ कर जाना है, भीड़ नहीं लगाना है। इस सारी बातों को फॉलो कर रहे थे। कोई और है जिसने कुछ अलग ऑब्जर्व किया, कोई कुछ कहना चाहता? तो क्लासरूम में बैठी थी, वो गई नहीं। हाँ जी, है ना, वो एक ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा मतलब राउंड शेप में बच्चे बैठे हुए थे, तो बकायदे एक एक राउंड के बच्चे एक एक बार में जा रहे थे। जी बिल्कुल। तो मैम जो बच्ची गई नहीं थी, शायद वो ऑडियो क्लियर नहीं है, पर मैम जो टीचर है वो उनसे पूछती है कि क्या आपको जाना है, और वो मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो कहती है ठीक है आप बैठिए। ठीक है, कुछ और चीज? वो टीचर उतनी देर तक इंस्ट्रक्शन देती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा। पर सर आपको लगा इंस्ट्रक्शन ज्यादा थे? रिपीटिशन था ऑल द टाइम शी स्पोक इंस्ट्रक्टेड। एब्सोल्युटली। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पीपल स्कूल की वीडियो है, बाय द वे ये लाजपत नगर स्कूल की वीडियो है जहाँ आप लोग गए थे, और आप इससे ये हमें पता चलता है कि, और आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने छोटे हैं, सो वो सारा नॉर्म्स फॉलो कर, शी इज रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शन, और आपने देखा होगा कि जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं शी इज लाइक गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, है ना, तुरंत इमीडिएटली उनका अप्रिसिएशन उसी वक्त हो रहा है, राइट? माधवी मैम? एब्सोल्युटली। सो वो इतना ज्यादा सेट है माइंड में कि वो भूल गया, पर वो वापस आके उसने सेट कर दिया। एक्सीलेंट। तो शिक्षक और छात्र के एक्शंस किस प्रकार थे? शिक्षक की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, रेपिटेशन था, रिमाइंडर्स था और अप्रिसिएशन था तुरंत, राइट? एंड वीडियो में किस प्रकार की रूटीन देख सके थे आप? सो ये बेसिक था कि ये लंच टाइम के बाद की वीडियो है, where they have to go to the washroom, ठीक है? सो वो उन्होंने एग्जैक्टली वो रूटीन रोज की है, तो उन्होंने वो सेट किया हुआ है। सो क्लासरूम नॉर्म्स और रूटीन्स बनाने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस होने चाहिए, ग्रेड और उम्र के लिए उपयुक्त होने चाहिए, है ना? अगर आप देख रहे हैं कि ये इतने छोटे बच्चे हैं, one has to be very careful कि हम उनको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन से बर्डन नहीं कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। हर छात्र के लिए सुसंगत, समावेशी और समझने में आसान, अगेन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बच्चे हर तरीके के होंगे, कईयों को झट से समझ आ जाएगा, कईयों को वक्त लगेगा, तो कैसे हर बच्चे को इंक्लूड करना है इंस्ट्रक्शंस में। कक्षा में लगाएं ताकि छात्र इसे दैनिक रूप से देख सके। जैसे हम नॉर्म्स के पोस्टर्स लगाते हैं, हम रूटीन्स के भी पोस्टर्स बना सकते हैं। कक्षा के मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए, हम वैल्यूज से उसे जोड़ सकते हैं, और अपने छात्रों के साथ साझेदारी में कक्षा के नॉर्म्स बनाएं। इससे ऑब्वियसली उन्हें इम्पोर्टेंट फील होगा एंड उन्हें समझ आएगा पर्पस कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और मैं जानती हूँ कि रूल्स और नॉर्म्स बहुत बार हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, है ना? क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम नॉर्म्स, बट रूल्स और नॉर्म्स में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा जल्दी से? देवेंद्र सर, ट्राई करना चाहते हैं आप? रूल्स का मतलब ये हो गया कि जो हम बना रहे हैं, हाँ, वो रूल्स को ही आगे नाम से उसमें हम लोग फीड लेते हैं। 2 नॉर्म्स और 1 रूटीन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। हर किसी ग्रुप को एक ग्रेड मिलेगा, उस हिसाब से आपको उनके लिए 2 नॉर्म्स और 1 रूटीन बनाना है। 2 नॉर्म्स और 1 रूटीन, वहाँ पे 4 और 2 लिखा है, पर टाइम के हिसाब से 2 और 1। क्लासरूम सीनियर ग्रेड से है, इसलिए थोड़े से हमारे नॉर्म्स ने कुछ ऐसे बनाए हैं। पहला है कि हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें ये नॉर्म से यह निर्देशित किया गया है कि वो प्रार्थना स्थल से कक्षा कक्ष तक
प्रार्थना समाप्त होने के बाद, प्रेयर एंड होने के बाद पंक्तिबद्ध होकर के क्लासरूम में एंटर करेंगे। वो स्पेस के बाईं ओर चलते हुए आएंगे और एक के पीछे पंक्तिबद्ध होकर आएंगे। दूसरा नाम हमने रखा है कि बच्चे जब क्लास में होंगे तो वो दूसरे की बातों को पूरी तरीके से सुनेंगे, उस दौरान वे शांत रहेंगे और जब वो बात समाप्त हो जाए, यदि उस पर कोई क्वेश्चन क्वेरी करनी है तो वे हैंड रेज करेंगे। ये हमारे 2 नॉर्म्स हैं। और रूटीन में हमारा जो है वो है कक्षा की स्वच्छता का। ये रूटीन रहेगा कि बच्चा जब क्लास में एंटर करेगा तो अपने चारों ओर एक सीमित दायरे को देखेगा कि उसमें कोई कागज के टुकड़े, कचरे के छोटे कुछ टुकड़े ऐसे कुछ हों तो वो उठा करके तत्काल डस्टबिन में डालेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, ये काफी क्लियर थे और स्पष्ट थे। थैंक यू सो मच। अब हम एक और टीम का लेंगे, बट इसमें रूल ये है कि बिकॉज अब सारी टीम्स की बारी आ चुकी है, आप जो प्रेजेंट करने आएंगे यू हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन नहीं की, ठीक है? सो इंक्लूजन, ठीक है? सो जिसका नाम निकलेगा उसकी टीम, मतलब फिनलैंड हर्षा पंडित मैम। सो आपकी टीम में से जिसने प्रेजेंट नहीं किया है वो आएंगे। नाम सुना है वो इस प्रकार है। शिक्षण के समय बोर्ड पर डेट के लिए जब भी शिक्षक शिक्षण का कार्य करेंगे तो बोर्ड उस समय सभी विद्यार्थियों का ध्यान जो है बोर्ड और शिक्षक पर होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चे उस समय उनका ध्यान यदि नहीं रहेगा तो वो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज तो नाम में यह होना चाहिए कि जब भी टीचर पढ़ाए तो टीचर के पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान जो है बोर्ड और शिक्षक पर होना चाहिए। दूसरा नाम हमारा यह है कि सभी विद्यार्थी जब भी दीर्घ अवकाश या लघु अवकाश के बाद में कक्षा में आए या हम बाहर जाएं तो लाइन से आना जाना, मतलब पंक्तिबद्ध होकर जाएं और आए। इस तरह से हमने 2 नाम्स बनाए हैं और हमारी रूटीन में ये है, सॉरी ये हमारा रूटीन था यार, मैं देख नहीं पाया। नाम हमारा है सभी विद्यार्थी लघु और दीर्घ अवकाश के बाद समय पर कक्षा में अपनी जगह पर उपस्थित रहेंगे। मतलब ये कि जैसे ही घंटी बजती है तो सभी बच्चों को कक्षा में उपस्थित हो जाना है। जनरली क्या होता है कि घंटी बजने के बहुत समय बाद जब बच्चे आते हैं तो पूरी कक्षाएं जो है डिस्टर्ब होती हैं। मतलब जब भी समय हो निश्चित समय पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में आना चाहिए, ये हमारा एक नाम रहेगा। और रूटीन में ये है कि जब भी बच्चे कक्षा से बाहर या जाएं और या अंदर आए तो पंक्तिबद्ध होकर। थैंक यू। और आप देख रहे हैं कि कैसी छोटी छोटी चीजें लगती है ना कि विद्यार्थी लेट आ रहे हैं या घंटी बज गई, ये बहुत नॉर्मल चीजें जो हर स्कूल में होती है। बट अगर इसका नॉर्म सेट हो जाएगा तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा और किसी दूसरे विद्यार्थी की भी लर्निंग को इफेक्ट नहीं होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सबके चार्ट्स वैसे रेडी हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू कलेक्ट देम और हम लगा देंगे वॉल्स पे। दैनिक रूप से कैसे सृजित कर सकते हैं और 100% अनुपालन सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारा चैलेंज यही होता है ना, कि जो बच्चे कुछ है आपको पता है वो तो सुन ही लेंगे और वो फॉलो करेंगे, पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100% तो प्लान होनी चाहिए। हर बच्चा जब तक वो नॉर्म्स रूटीन्स फॉलो नहीं करेगा तब तक वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं देखेगा। तो इसके 3 चरण है। स्टेप 1 है क्या करना है सिखाओ और ये क्यों करना है बताओ। तो स्पष्ट निर्देश से बताइए कि एग्जैक्टली बच्चों को करना क्या है और उनके साथ शेयर करें कि क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है?
क्यों अगर हम बोल रहे हैं कि घंटी के होते ही बजते ही आप क्लास में आओगे, ये इसलिए नहीं सामने है हमें कि नहीं टीचर ने बोला है, इसलिए नहीं है कि डर की वजह से है, इसलिए नहीं है कि कोई पावर डायनामिक्स है, बट क्योंकि लर्निंग आउटकम्स अफेक्ट होंगे। तो ये म्यूचुअली आप उनको बताएंगे और सिखाएंगे। स्टेप 2 है अगेन आपको 100% कंप्लायंस इंश्योर करना है थ्रू रेपिटेशन एंड रिमाइंडर, जैसे आपने वीडियो में देखा, राइट? वो पीपल स्कूल है, हो सकता है जब आपने वहाँ देखा आपको लगता हो यार ये तो रोज ही ऐसी रूटीन चलती होगी, टीचर्स का अब सब कुछ सेट है, पर ऐसे नहीं होता है ना। टीचर्स को अभी भी रोज चीजें रिपीट रिमाइंड करनी पड़ती हैं, तभी वो उस अनुशासन से चीजें सेट होती हैं। स्टेप 3, अगर नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइन बनाने का कुछ कोई रूटीन आप सेट कर रहे हैं, सबने कुछ गलत कर दिया, या चाहे छोटी सी प्रक्रिया हो नोटबुक्स या पेपर बांटने की, नहीं ठीक से किया, दोबारा करें, अभ्यास करें, ठीक है? डू इट अगेन। और वो मेरी क्लास में, आई एम श्योर कईयों की क्लास में ऐसा होता होगा, जब भी वो टीम में करना होता था और चाहे वो एक बच्चे ने सही कर लिया हो, 2 बच्चे ने कर लिया हो, पर बाकियों ने नहीं किया है सही, वो दोबारा से शुरू होता है। तो वो एक टीम की अकाउंटेबिलिटी भी होती है, क्या मैंने अगर ठीक से नहीं किया तो पूरी टीम भी उसे दोबारा करेगी। तो शिक्षक और छात्र एक साथ इस वातावरण को स्थापित करेंगे। छात्रों को सीखने में समय लगता है, धैर्य, अभ्यास, पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण होगा। जैसे हमने पिछली बार भी बोला था, पेशेंस इज की। आप धीरे धीरे ही रिजल्ट देखेंगे। रेपिटेशन और रिमाइंडर्स और बार बार उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहेंगे। सो eventually change will happen, but it will take time. So classroom norms और routines पर आपकी जो SL हैंडबुक है, उसमें आई थिंक पेज 13 या 14 पे नीचे ये 2 क्वेश्चंस दिए गए, सिमिलर है मॉर्निंग मीटिंग वाले क्वेश्चन से, कि आपने क्या सीखा और आप क्या लेकर जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि शिक्षक को क्या चुनौतियां आएंगी। तो हम आपको एग्जैक्टली 2 मिनट्स दे रहे हैं, आप इसमें इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन करेंगे, ये टीम वर्क नहीं है। आप बस अपने आप में चिंतन करेंगे कि आपने क्या सीखा। हम कैसे बच्चों की लर्निंग आउटपुट ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वन मोर पॉइंट, मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में बताया गया था, और मॉर्निंग मीटिंग इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों का कक्षा प्रारंभ होने से, उस दिन की पूरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका पॉजिटिव मूड सेट करता है। और उस मॉर्निंग मीटिंग्स के दौरान बच्चे जो हमारे RISC है उससे संबंधित भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समय का पालन करना, ये सारी वैल्यूज भी बच्चे सीखते हैं। होल स्कूल